सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग का इतिहास विषय हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद हम लोगों ने भूगोल विषय में भी जितने भी टॉपिक हैं आपके सभी कवर कर लिया है। तो आज जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है पवन, और पवन के द्वारा किस प्रकार के अपर्दन के कार्य किए जाते हैं, इसी के विषय में हमको पढ़ना है। दोस्तों, ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका नागरिक शास्त्र स्टार्ट करेंगे हम। तो इसको ध्यान से आप अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए जरूर चलिए, क्योंकि नोट्स अगर आप बनाए रहेंगे तो आपको मान लीजिए अगर कहीं से भी कुछ भी भूलता है तो अगर आप एक बार खोल के उसको देख लेंगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। इसलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। और जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, आपको सभी के वीडियोस की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पवन मतलब हवा। आप सभी लोगों को पता है जब हवा चलती है तो अगर तेज चल रही है तो बहुत सारी चीजों को अपने साथ वो उड़ाते हुए ले जाती है। तो इसी तरीके से अगर हवा का वेग बहुत तेज है और हवा के द्वारा आप सभी को पता है कि हल्के कणों को उड़ा देती है। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजों को भी अपने साथ वो उड़ाते हुए लेकर के चलती है। अगर बहुत तेज तूफान की तरह हवा चल रही है तो यहाँ पर किस तरीके से हवा या पवन के द्वारा जो अपर्दन का कार्य होता है, तो इसमें बहुत सारी आकृतियों का भी निर्माण होता है। तो इन्हीं के विषय में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, पवन द्वारा अपर्दनात्मक कार्यों में अपवहन, सन्निघर्षण और अपघर्षण की क्रियाएं होती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पवन अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। यानी कि पवन जब हवा के द्वारा अपर्दन होता है तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, इसके विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, वातगर्त सतह के ऊपर असंगठित शैलों को पवन अपने अपवहन की क्रिया से प्रवाहित करके उनके ढीले कणों को उड़ा देती है, जिस कारण अनेक छोटे छोटे गर्तों का निर्माण हो जाता है। उसे ही हम वातगर्त कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो सतह के ऊपर असंगठित शैलें या पहाड़ होते हैं, जब हवा चलती है तो वहां पर जो ढीले कण होते हैं उनको उड़ा देती है, और जो कण बिल्कुल जमीन को पकड़े हुए होते हैं उनको तो नहीं उड़ा पाती है, लेकिन जो हल्के कण होते हैं उनको उड़ा देती है। तो इस तरीके से गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वातगर्त कहते हैं। अब इसके बाद है इंसेल वर्ग। इंसेल वर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य पर्वत या द्वीपीय पर्वत होता है। वास्तव में विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टानों की सामान्य सतह से ऊंचे ऊंचे टीले इस तरह लगते हैं जैसे कोई पहाड़ हो। आप देख सकते हैं इस तरीके से आकृति होती है इंसेल वर्ग की। इंसेल वर्ग जर्मन भाषा का शब्द है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये एक तरीके से पर्वतीय भाग, या ये कहें कि पर्वत ही होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वास्तव में विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टानों की सामान्य सतह से ऊंचे नीचे टीले इस तरह लगते हैं जैसे कोई पहाड़ हो। ठीक है, तो यहाँ पर इंसेल वर्ग का तात्पर्य पहाड़ तो होता है, लेकिन यहाँ पर इसका तात्पर्य रेगिस्तानी भाग से है। और रेगिस्तान में आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से जो रेत होती है वो ऊंची नीची दिखाई देती है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। ऊंचे ऊंचे टीले भी आपको बने हुए दिखाई देते हैं रेत से। तो ये सभी पवन के द्वारा ही निर्मित आकृतियां होती हैं, इसीलिए इन्हें हम इंसेल वर्ग कहते हैं। इसके बाद देखिए छत्रक शिला। छत्रक कुछ इस तरीके से होता है, छतरी नुमा। मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल या मुलायम शैल लंबवत रूप में मिलती है तो पवन के अपघर्षण प्रभाव से विभिन्न प्रकार के स्थलों का निर्माण होता है। इस तरीके से जो नीचे की कोमल शैल या चट्टान होती है, अगर हवा के रास्ते में आती है तो इस तरीके से हवा क्या करती है, उसको नीचे की शैलों को, क्योंकि वो मुलायम होती हैं, वो सतह से लगी नहीं होती हैं, तो उनको आसानी से उड़ा देती है। तो इस तरीके से पवन के द्वारा एक निर्मित आकृति छत्रक शिला की तरह दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आकार छतरी नुमा होता है, इसलिए इसे हम छत्रक शिला कहते हैं। छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा कहा जाता है। यानी कि छत्रक शिला को सहारा के रेगिस्तान में गारा नाम दिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है भूस्तंभ। भूस्तंभ क्या होता है, देखिए शुष्क प्रदेश में जहां असंगठित तथा कोमल शैल के ऊपर कठोर शैल का आवरण होता है, वहां पर कठोर शैल के नीचे वाली मुलायम चट्टान का
अपर्दन नहीं होता है, जिससे ऊपरी कठोर सेल के आवरण से निचली कोमल सेल को संरक्षण प्राप्त होता है। अगल बगल के कोमल चट्टानों का अपर्दन होता रहता है। कठोर सेल वाला भाग एक स्तंभ के रूप में सतह पर दिखाई देता है, इसे हम भूस्तंभ कहते हैं। इसके बाद आता है ज्यूजेन। मरुस्थलीय भागों में यदि कोमल तथा कठोर सेलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर होती हैं, तो अपक्षय तथा वायु द्वारा अपर्दन के कारण विभिन्न प्रकार के स्थलों का निर्माण होता है। इसी में एक ज्यूजेन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मरुस्थलीय भागों में भी कोमल तथा जो कठोर सेलों की परतें होती हैं, वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो अपक्षय की क्रिया और जो वायु द्वारा अपर्दन की क्रिया होती है, इन दोनों से मिलकर के विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। उन्हीं में से एक है ज्यूजेन। अब इसके बाद हम देखेंगे यार्डंग। देखिए यार्डंग क्या होता है। यार्डंग की संरचना ज्यूजेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के स्तंभ लंबवत दिशा में मिलते हैं, तो पवन कठोर सेल की अपेक्षा मुलायम सेल को शीघ्र अपर्दित करके उड़ा देती है। सेलों के पार्श्व में पतन द्वारा कटा होने से नालियां बन जाती हैं। इस तरीके के स्थल लोप को हम यार्डंग कहते हैं। इसके बाद आता है जालीदार शिला। मरुस्थलीय भागों में जब तीव्र पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती हैं जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाले चट्टानों से हुई होती है, तब पवन रेत कणों की सहायता से सेल के कोमल भागों को अपर्दित करके उड़ा देती है। कठोर सेल यदा अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है। इस प्रकार के अपर्दन के कारण सेल मार्ग में जाली का निर्माण हो जाता है। इस तरीके की सेल को जालीदार शिला कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद है पवन निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। सबसे पहले है बालुका स्तूप। बालुका स्तूप रेगिस्तानी भागों का प्रमुख स्थल रूप है। पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित स्तूपों को बालुका स्तूप कहा जाता है। इसके बाद आता है लोयस का मैदान। पवन द्वारा उड़ाए गए धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को लोयस कहा जाता है। लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन जर्मन विद्वान फॉन रिchthofen ने उत्तरी पश्चिमी चीन में किया था। दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा था, अपक्षय और अपर्दन की क्रिया में नदी के द्वारा जो चीजें बहा करके लेकर के जाई जाती हैं, उन्हीं चीजों से, उन्हीं अवसादों से डेल्टा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से जब पवन कोई किसी चीज को उड़ा करके अपने साथ ले जाती है, चाहे वो उड़ाए गए धूल कण हो या उड़ाई गई कोई भी चीज हो, वो सभी भी कहीं ना कहीं इकट्ठी होती हैं और वो भी जम करके निर्माण करती हैं लोयस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज लिखी गई है कि लोयस का मैदान कैसे बनता है, पवन द्वारा उड़ाए गए धूल कणों के निक्षेपण से। और जब पवन द्वारा कोई चीज निक्षेपित की गई तो ये लोयस कहलाया, और जब नदी द्वारा निक्षेपित की गई तो वो डेल्टा कहलाया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम देखेंगे महासागरीय धाराओं के विषय में। महासागरीय धाराएं, महासागरों के कुछ भागों में जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान को बहा करता है, तो समुद्र की यह गति ठीक धरातल पर बहने वाली नदियों के अनुरूप ही होती है। अरस्तु के अनुसार धाराएं समुद्र में बहने वाली एक प्रकार की नदियां हैं जो नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बहा करती हैं। मोकहाउस के अनुसार समुद्री सतह के विशाल जल राशि एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तापमान के अनुसार ये धाराएं भी दो प्रकार की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो दोस्तों, इस तरीके से आज आप लोगों का पूरा जो भूगोल विषय था, इसके जितने भी टॉपिक थे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसका आप लोग नोट जरूर बना लीजिएगा, और आपको जहां कहीं भी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के इतिहास से, भूगोल विषय से, नागरिक शास्त्र से बनेंगे उनको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग का नागरिक शास्त्र भी हम कंप्लीट करेंगे और अर्थशास्त्र में भी एक चैप्टर दिया हुआ है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से आपका एसएसटी भी हम बिल्कुल कंप्लीट करा दे रहे हैं। बस आप लोग ऐसे ही हमारे सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और जहां कहीं भी आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है। दोस्तों, आप जो भी डाउट्स आपको रहते हैं, आप पूछते हो, उसका तुरंत सोल्यूशन यहाँ से मिल जाता है। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस हमसे पूछा करिए। आपको कहीं कोई समस्या है एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपको कहीं किसी विषय में कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने आपके सभी विषयों को टॉपिक वाइज पढ़ाया है, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है, और भी सभी विषयों को हम कंप्लीट करा रहे हैं विथ हैंड रिटन नोट्स।
ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग बस ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको जहाँ कहीं भी समस्या है, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हर एक विषय को कंप्लीट करा रहे हैं, आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, इस तरीके से कभी किसी भी चैनल ने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। किसी ने भी हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए स्पेशली आप लोगों के लिए कि आप लोग अच्छे से पहले लेसन को समझिए, फिर उसके बाद उस लेसन को अच्छे से समझ करके अपनी कॉपी में नोट कर ले। इस तरीके से दोस्तों पढ़ाने का मात्र एक ही उद्देश्य है, आप लोग को ऐसा लगे कि आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और इस तरीके से दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इसीलिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए कि लगातार आप लोगों के सभी विषयों के पहले खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसके बाद आप लोग को पढ़ाया। तो दोस्तों, अगर हम इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आप लोग भी हम लोग के वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे जो डीएलएड के भाई बहन हैं जो डीएलएड कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंचे और लगातार वो हमसे जुड़े रहें और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लगातार हमारे वीडियोस ऐसे ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस देने की हमेशा कोशिश करते हैं और ऐसी वीडियोस देने की हमेशा कोशिश करते हैं जो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और पहले उसको हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सरल से सरल भाषा में समझाएं, जिससे आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ही ना हो। तो दोस्तों, आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के जितने भी ग्रुप हैं, चाहे आपके कॉलेज के ग्रुप हैं, उसमें आप जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे अधिक से अधिक लगातार हमारे परिवार में सदस्यों की जो संख्या है, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल हमारा पूरा जो परिवार है ये लगातार ऐसे ही बढ़ता रहे और आप लोग का सहयोग, आप लोगों का प्रेम है, विश्वास है, वो ऐसे ही बना रहे और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही अपना प्रेम देते रहें। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अपना विश्वास हमारे चैनल पर बनाए रखिए। लगातार हम आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें। दोस्तों, आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप आसानी से सभी विषयों को देख सकते हो, सभी विषयों के वीडियोस को एक लाइन से देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों, आज आप लोग का भूगोल विषय भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नागरिक शास्त्र आप लोग का सबसे पहले कंप्लीट करवाएंगे, फिर अर्थशास्त्र। कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से आप हमारे चैनल से सभी वीडियोस को देख सकते हैं और आगे आने वाले समय में हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए, सभी वीडियोस को ऐसे ही देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। जय हिंद दोस्तों।